अजीत, ये हवेली चुप है पर इशारे कर रही है। मौतें हादसा नहीं, किसी की चाल है और आज मैं सच पकड़ लूंगा। अजीत, इंसाफ की इमारत गिर सकती है पर सबूत की आहट नहीं। किसी ने सोचा था सच दब जाएगा, अब वही गलती उसे डुबोएगी। कोलकाता की वो रात कुछ ऐसी थी जैसे हवा खुद किसी भूले बिसरे राज का इकरार करने चली हो। हावड़ा पुल के नीचे से उठती ठंडी नमी जब गाड़ी की खिड़की से भीतर आई तो मुझे लगा कि हमारे सामने कोई अघोरी पहेली इंतजार कर रही है। ब्योमकेश चुप था, मगर उसकी आंखों के भीतर वही बेचैन चमक थी, मानो कोहरा नहीं, किसी अदृश्य खतरे की परतें उसके सामने तैर रही हों। देवदत्त चौधरी का संदेश सुबह ही मिला था। बाबू, अगर आपकी बुद्धि ने कई जिंदगियां बचाई हैं तो ये हवेली उनका इम्तिहान लेगी। 3 मौतें, तीनों पूर्णिमा की रात, कमरे अंदर से बंद, चेहरे पर आतंक का विकराल निशान। मैंने जब पत्र पढ़ा मेरे हाथ थोड़े ठिठक गए थे। मैं डरपोक नहीं, पर यह सब किसी पुरानी बंगाली दंतकथा जैसा लग रहा था। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात और भारी हो चुकी थी। विशाल काली दरवाजे पर पड़ा लोहे का नक्काशीदार ठप्पा अजीब ढंग से चमक रहा था, जैसे किसी जानवर की जीभ चांदनी में दिखाई दे। देवदत्त वहीं खड़ा था, कांपते हाथों से लालटेन पकड़े। उसके चेहरे पर कोई साधारण भय नहीं, एक ऐसा डर जो इंसान की नसों में घुसकर उसे खोखला कर देता है। अंदर चलिए, जल्दी, उसने फुसफुसा कर कहा। आज फिर पूर्णिमा है। जैसे ही हम भीतर कदम रखे, हवेली का घुप अंधेरा किसी परछाई की तरह हमारे शरीर से चिपक गया। फर्श पर पुरानी लकड़ी की चरमराहट उस सन्नाटे को और गहरा कर देती थी। हवा में कपूर की गंध थी, पर उसके नीचे कहीं ना कहीं सड़े फूलों की चुपती महक भी थी। देवदत्त ने धीमे स्वर में कहा, पहले चाचा रंजीत मरे, फिर मेरा भाई सुधांशु, और 2 हफ्ते पहले बुआ कमलिनी। तीनों अपनी अपनी कोठरी में अंदर से कुंडी लगी। डॉक्टर बोले दिल का दौरा, लेकिन इनके चेहरे देखकर कोई भी कह देता कि उन्होंने मौत को आते हुए नहीं, झपटते हुए देखा था। मैंने नजरें ब्योमकेश की तरफ मोड़ी। वो दीवार पर टंगी पुराने चौधरी वंश की पेंटिंगों को ध्यान से देख रहा था। उनमें एक चेहरे पर उसकी उंगलियां थोड़ी देर ठहर गईं। एक लंबी दाढ़ी वाला गंभीर आदमी जिसकी आंखें किसी गुस्सैल पशु की तरह पेंटिंग के भीतर से भी चुभती थीं। ये? ब्योमकेश ने पूछा। देवदत्त ने हल्का सा सिर झुकाया। मेरे दादाजी, प्रबोध चौधरी। इनके बारे में लोग कहते हैं कि जमीन जायदाद के लिए जो रास्ता आसान लगता वही अपना लेते थे, भले किसी की बर्बादी क्यों ना हो। हवा की एक अचानक तेज सरसराहट खिड़की को हिला गई। मैं थोड़ा उछट गया, मगर हवेली के भीतर का माहौल ही ऐसा था जैसे हर कोना कोई साजिश सांसों में लिए बैठा हो। हम तीनों मौतों वाले कमरों की तरफ बढ़े। सीढ़ियों पर धूल की परतें थीं, पर कुछ जगह निशान भी, जैसे किसी ने मोमबत्ती लेकर कई बार ऊपर नीचे किया हो। ब्योमकेश झुककर उन दागों को पढ़ने लगा, मानो वो लकड़ी से फुसफुसाती आवाजें सुन सकता हो। पहला कमरा, रंजीत बाबू का। कुंडी टूटी नहीं थी, अंदर वैसी ही हालत रखी गई थी जैसी पुलिस ने छोड़ दी थी। दीवार के कोने में मोमबत्ती का काला धुआं जमा हुआ था, पर कमरे की मेज पर रखे पीतल के कलश पर मोम के सूखे चींटे अजीब आकृति बना रहे थे, जैसे किसी तांत्रिक चिन्ह का अधूरा स्वरूप। कमरे में अचानक एक तरह का दबाव महसूस हुआ, जैसे सांस भारी पड़ने लगे। मेरी गर्दन में सिहरन दौड़ गई। मैं सोच भी नहीं पाया कि तीनों मौतों में ऐसा ही माहौल रहा होगा, दम घोटू, अनजाना और उतना ही खतरनाक। ब्योमकेश ने खिड़की की कुंडी उंगलियों से दबाई। अंदर से बंद है, मगर बिना आवाज किए खुल सकती है, उसने धीमे से कहा। देवदत्त हड़बड़ा गया, पर पुलिस को तो वही दिखाया जाता है जो दिखाना हो, ब्योमकेश ने ठंडे अंदाज में कहा। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। ये अंदर से बंद कमरा वाली चीज अगर कोई खेल था तो बहुत महीन हाथों से खेला गया था। हम दूसरे कमरे सुधांशु की तरफ बढ़े। बाहर की हवा अचानक भारी हो गई थी। मुझे लगा जैसे हवेली किसी रहस्य का बोझ ढोते ढोते थक चुकी हो। कमरा खोला गया। यहां भी वही धुंधला मोमबत्ती धुआं, वही बंद खिड़की
और वही चेहरे पर उभरा असहनीय आतंक का स्थिर निशान। लेकिन इस कमरे में एक और चीज थी। दरवाजे के पास पड़े हुए सूखे गुलाब के पंखुड़ी, हल्के काले, धुएं से चुमे हुए। मैंने पूछा, ये किसने रखे होंगे? देवदत्त बोला, हवेली में फूल कोई नहीं रखता। मेरे पिता की मौत के बाद से मां ने भी पूजा बंद कर दी थी। ये बात मेरे भीतर एक छोटा सा धक्का छोड़ गई, क्योंकि हवा में मौजूद वो सड़े फूलों वाला अजीब गंध अब और साफ लग रहा था। हम तीसरे कमरे कमलिनी बुआ की तरफ गए। ये कमरा बाकी दोनों के मुकाबले थोड़ा बड़ा था। खिड़की पर लगी नीली कांच की पट्टियां चांदनी को अजीब ठंडे रंग में बदल रही थीं। बिस्तर के पास लकड़ी की मेज पर एक पीतल की प्लेट थी जिसमें कपूर जलाया गया होगा। उसके अवशेष अभी भी मौजूद थे। बिस्तर की चादर पर हल्का पीला दाग। ब्योमकेश ने उसे उंगली से छुआ, फिर सूंघा। फॉक्स ग्लो, वो बुदबुदाया। दिल पर तीखा असर डालता है, पर केवल डर से जुड़ा असर तब होता है जब शरीर पहले ही किसी आघात की स्थिति में हो, यानी मौत दो धारों का हमला है। देवदत्त ने अविश्वास से कहा, तो ये कोई साधारण हत्या नहीं? ब्योमकेश ने उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें कमरे की दीवारों पर चल रही थी। कहीं एक हल्का सा धब्बा, कहीं मोम का एक टुकड़ा, कहीं धूल पर उंगली के निशान, जैसे कोई अदृश्य कहानी इन छोटे छोटे संकेतों में फंसी बैठी हो। और तभी ऊपर की मंजिल से एक अजीब आवाज आई, बहुत धीमी मगर इंसानी कदमों जैसी। देवदत्त का चेहरा भाग पड़ा। इस मंजिल पर कोई रहता नहीं। ब्योमकेश ने उंगली उठाकर हमें चुप कराया और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हवेली का सन्नाटा हमारे पैरों के दस्तक से कांप रहा था, जैसे कोई आंखें ऊपर किसी कोने से हमें देख रही हों। ऊपर पहुंचे तो बड़ा गलियारा था। दीवारों पर टंगे काले पीले पड़ चुके तैल चित्रों में चेहरे कुछ अजीब, कुछ अतिरंजित से महसूस होने लगे, जैसे लोग नहीं परछाइयां हों। हवा में कपूर की गंध गाढ़ी हो चुकी थी। अचानक बाएं तरफ वाले कमरे का दरवाजा अपनी जगह पर हल्का सा खिसका, मानो अंदर से किसी ने अभी अभी इसे छुआ हो। मेरी सांस अटक गई। ब्योमकेश ने धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर मोम के ढेर सारे जमा हुए दाग और एक पूरी थाली कपूर की टिकियां, जिसे ऐसा लगा जैसे कोई कई रातों से यहां अनुष्ठान जैसा कुछ कर रहा है। कमरा खाली था, पर हवा में एक अजीब फड़फड़ाहट थी, जैसे यहां किसी की घबराई हुई सांसें बंद दीवारों में कैद हों। और तभी मेरे पैर किसी चीज से टकराए। मैंने झुककर देखा, एक छोटी कांच की शीशी। उस पर लिखा था, डिजिटलिस स्ट्रिक्ट डोज। मेरा गला सूख गया। मैंने शीशी उठा ली। ब्योमकेश की पलकों में खतरनाक चमक उतर आई। वो शीशी मेरी हथेली से लेकर धीमे स्वर में बोला, अजीत, ये वही दवा है जिसका असर उस पीले दाग में मिला था, लेकिन ये दिल को नहीं मारती, ये दर्द को बढ़ाती है। जितना गहरा भय उतना तेज असर, और फिर दिल टूटकर बैठ जाता है। मेरे बोलने से पहले ही पीछे के कमरे से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई हल्का सा कर और फिर खिसकने की आहट। हम तुरंत भागकर उस दिशा में गए, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक खुली खिड़की जिसमें चांदनी बिल्कुल चाकू की तरह चुभ रही थी, और खिड़की के नीचे लाल साड़ी का एक बहुत पतला धागा। देवदत्त ने इसे देखते ही फुसफुसा कर कहा, ये वही साड़ी है जो मेरी पत्नी शोभना पहनती है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में ठंडा पत्थर फेंक दिया हो। हम नीचे लौट आए। देवदत्त के चेहरे पर अब भय से ज्यादा अविश्वास था, जैसे उसका पूरा संसार पैरों के नीचे से खिसक रहा हो। नीचे आते ही अचानक हवेली की हवा एकदम ठंडी होकर बहने लगी। लंबी गैलरी के ठीक बीचों बीच कोई खड़ा था। धीमी चांदनी में धुंधली आकृति, लाल साड़ी का पल्लू हवा में हिल रहा था। मैं एक पल के लिए जड़ हो गया। देवदत्त हल्के स्वर में बुदबुदाया, शोभना। आकृति जैसे कुछ पल हमारी तरफ देखती रही, फिर उतनी ही चुपचाप मुड़ी और अंधेरे गलियारे में समा गई। हम तुरंत भागे, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हल्की महक, मोगरे और कपूर का मिला जुला अजीब सा गंध। ब्योमकेश अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसकी आंखों में वो तेज था जो किसी तूफान के आने से ठीक पहले दिखाई देता है। उसने धीरे से कहा, देवदत्त, यह हवेली जितनी पुरानी है, इसकी दुश्मनी उससे भी ज्यादा पुरानी लगती है, और तुम्हारा अतीत शायद तुम्हें उस कीमत पर घसीट रहा है जिसकी तुम्हें खबर भी नहीं है। देवदत्त कांपते स्वर में बोला, आपका मतलब मेरी पत्नी वो?
ब्योमकेश ने उसे रोक दिया। अभी निष्कर्ष नहीं, पर वो आकृति इंसान थी, भूत नहीं। और जो दाग, जो शीशी, जो परछाई हमने देखी, ये सब किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है। लेकिन असली सवाल एक है, इन 3 मौतों में किसे सबसे ज्यादा लाभ मिला? और तभी नीचे के तल से अचानक एक चीख उठी। हवेली की दीवारें कांप गईं। देवदत्त चिल्लाया, यह शोभना की आवाज है। हम तीनों उस चीख की दिशा में भागे। सीढ़ियां हमारे पैरों के नीचे जैसे कांप रही थीं। पूरा वातावरण किसी पुराने श्राप की तरह भारी हो चुका था। ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर हम रुके। आवाज अंदर से आ रही थी, टूटी, डरी हुई, असहनीय। देवदत्त ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर शोभना फर्श पर गिरी थी। उसके सामने घुमा हुआ लालटेन का कांच टूटा पड़ा था। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था, मानो उसने अभी अभी किसी अनदेखे भूत को नहीं, बल्कि किसी भयावह सच को देखा हो। उसके होंठ कांप रहे थे और उसके ठीक पीछे दीवार पर मोमबत्ती के धुएं से बना एक ताजा निशान, किसी आदमी का अजीब सा चेहरा, आंखें खोदी हुई, दाढ़ी वाली परछाई। देवदत्त की सांस रुक गई। ये मेरे दादाजी का चेहरा। और शोभना टूटी आवाज में बोली, मैंने उसे चलते हुए देखा है। शोभना फर्श पर कांप रही थी। उसकी उंगलियों लकड़ी पर ऐसे पंजे की तरह जमी थीं, मानो किसी ने उसे वहीं ठह के रखा हो। उसकी सांसें टूटती जा रही थीं और आंखों में इतना गहरा भय था कि कुछ क्षणों के लिए मुझे लगा ये औरत जिसके बारे में हम शक कर रहे थे, वास्तव में किसी अदृश्य आतंक से जूझ रही है। ब्योमकेश उसके चेहरे के बिल्कुल पास बैठा, जैसे उसकी आंखों के भीतर अटके उस दृश्य को पढ़ लेने की कोशिश कर रहा हो जिसका वर्णन वो करने में असमर्थ थी। देवदत्त ने उसे थामने की कोशिश की, मगर उसने हाथ झटक दिया। वो मेरे बिल्कुल पीछे था। उसकी परछाई जमीन पर गिरती हुई, लंबी, कांपती। मैं मुड़ी तो दीवार में जैसे कोई यात्री धुंध में निकलकर फिर धुंध में समा गया हो। उसका स्वर किसी टूटी हुई घंटी की तरह कांप रहा था। ब्योमकेश ने कमरे का हर कोना सूंघते हुए देखा। फर्श पर गिरे लालटेन के तेल की तेज गंध के नीचे कपूर जैसा एक और तेज दत्त। उसने उसके पास पड़े पीतल के सलेटी दाग को उंगली से छुआ और फिर शोभना की कलाई पकड़ी। आप अकेली थीं? उसने धीमे स्वर में पूछा। शोभना ने थरथराते स्वर में उत्तर दिया, हाँ। देवदत्त घंटों से ऊपर थे। मैं नीचे आई थी क्योंकि मुझे लगा कोई मेरे कमरे के बाहर दबे पांव चल रहा है। यह वाक्य हवा में ऐसा तैर गया जैसे किसी ने मोहक धुन के बीच अचानक बेसुरा सुर छेड़ दिया हो। ब्योमकेश ने देवदत्त की ओर देखा, फिर कमरे की दीवारों पर बनी उस धुएं वाली आकृति की तरफ जिसमें दाढ़ी और डूबी हुई आंखों का वो भयानक चेहरा था, बिल्कुल वही जो हमने पेंटिंग में देखा था। मैंने धीरे से कहा, क्या यह कोई जानबूझकर बनाया गया निशान हो सकता है? ब्योमकेश ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, कपूर का धुआं दीवारों पर इतना साफ आकृति स्वतः नहीं छोड़ता अजीत। ये बनाई गई है योजनाबद्ध तरीके से। कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि भय को मूर्त रूप दिया जाए तो वो जहर का काम करता है। शोभना की निगाहें अचानक ब्योमकेश पर टिक गईं, जैसे उसके भीतर कोई दूसरा डर उभर आया हो। मैंने गौर किया कि उसकी सांसों में मोगरे की वो हल्की महक अब गायब थी और कपड़ों पर मिट्टी के कुछ चिन्ह भी थे जिन पर पहले मेरा ध्यान नहीं गया था। ब्योमकेश ने उससे सिर्फ एक प्रश्न पूछा, आप ऊपर वाले कमरे में क्यों गई थीं जहां कपूर के ढेर जमा थे? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। देवदत्त का चेहरा सफेद पड़ने लगा। शोभना ने आंखें टालकर कहा, मैं तो कभी नहीं गई। मुझे तो आज ही पता चला कि वहां कोई है भी। तो अजीब बात है, ब्योमकेश ने बीच में कहा, आपके पल्लू का वो धागा वहीं मिला और किसी अन्य महिला का लाल साड़ी पहनना इस हवेली में संभव ही नहीं। देवदत्त पीछे हट गया। मैंने देखा कि उसके भीतर विश्वास और संदेह की दो धाराएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। शोभना ने अचानक दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं कसम खाकर कहती हूं, उस कमरे से मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई मुझे फंसा रहा है। कोई ऐसा है जो चौधरी परिवार को खत्म करना चाहता है। उसके स्वर में भय था, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब तीक्ष्णता थी, जैसे हर वाक्य को सोच समझ कर गढ़ा गया हो। ब्योमकेश ने कमरे की दराज खोली और भीतर से मिली एक पुरानी नोटबुक खोलती। कवर पर मौजूद धूल हटाकर जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, मुझे लगा मानो हवेली के भीतर दबे किसी प्रेत की कहानी हमारे सामने खुलने लगी हो। नोटबुक में दर्ज था, प्रबोध चौधरी द्वारा नीलकंठ मुखर्जी की जमीन का जबरन हड़पना, नीलकंठ परिवार का उजड़ना, बेटी का बेघर होना। आगे के पन्ने पढ़ते हुए कमरे की हवा और चुभने लगी। नीलकंठ की बेटी बहुत छोटी उम्र में गायब। लोगों का कहना कि वो अपने पिता की मौत के दिन कसम खाकर गई थी कि एक दिन चौधरी वंश का हर दीपक बुझा देगी।
मैंने देवदत्त को देखा, उसकी आंखें अब भय से ज्यादा पछतावे में बदल रही थीं। वो बुदबुदाया, मैंने उस बच्ची का नाम कभी नहीं सुना। क्या वो अभी? ब्योमकेश ने नोटबुक बंद की। वो बच्ची अब बड़ी हो चुकी होगी देवदत्त, और बहुत संभव वो यहीं हो। शोभना का चेहरा अचानक पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी सांसें फिर तेज होने लगीं। तभी हवेली के पीछे से फिर एक धमाका सुनाई दिया, जैसे कोई भारी वस्तु गिराई गई हो। हम तुरंत उस दिशा में भागे। पीछे का गलियारा अंधेरे में डूबा था। सरकंडे जैसी हवा तेजी से फुसफुसा रही थी। लकड़ी के दरवाजे पर ताला टूटा पड़ा था। हम अंदर घुसे तो कमरे में हल्की सी गर्माहट थी, मानो अभी किसी ने मोमबत्ती बुझाई हो। देखा, कमरे के बीचों बीच जूतों के निशान और एक आधी जली लाल साड़ी का किनारा, बिल्कुल वही कपड़ा। देवदत्त पसीने में डूब गया। शोभना, तुमने ये क्यों? ये मेरा नहीं है, वो चीखी। कोई मेरी साड़ी का टुकड़ा लेकर खेल कर रहा है, मुझे फंसाना चाहता है ताकि आप सब उसी पर शक करें। ब्योमकेश ने जमीन पर पड़े पंखुड़ियों के एक छोटे ढेर को उठाया। वे वही सूखे गुलाब थे जिन्हें हमने सुधांशु के कमरे में देखा था। उसने उन्हें सूंघा और बोला, इनमें स्ट्रिक्ट फॉक्स ग्लव का पाउडर मिला है। ये किसी अनाड़ी तांत्रिक का काम नहीं, ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जिसे मानव शरीर की रासायनिकी की गहरी समझ हो। शोभना की आंखें फैल गई। क्या आप मुझ पर ये? मैं आपके बारे में कुछ भी सीधे तौर पर नहीं कह रहा, लेकिन 3 मौतें, तीनों में समान डर का पैटर्न, कपूर की धुंध, जली मोम, दिल का दौरा, डर को उकसाने वाला जहर, और इन सभी के बीच आपका बार बार मौजूद होना, यह संयोग से कहीं ज्यादा है। शोभना एक पल के लिए चुप रही, फिर अचानक उसकी निगाह में एक अजीब सी चमक तैरने लगी, मानो कोई पर्दे के पीछे छिपा सच धीरे धीरे सामने आने वाला हो। उसी क्षण खिड़की के बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, बहुत हल्की पर तेज। हम तीनों खिड़की की ओर बढ़े। चांदनी में किसी लंबी आकृति का एक धुंधला सा आभास कोर्टयार्ड की दीवार के पीछे जाता दिखा। मैंने बिना सोचे भागना शुरू कर दिया। ब्योमकेश और देवदत्त मेरे पीछे। आंगन की मिट्टी पर स्पष्ट पदचाप थे, नंगे पांव और बहुत हल्के। हम दीवार पार कर बगीचे वाले हिस्से में पहुंचे। यहां हवा में मिट्टी, फूलों और किसी गहरे पुराने गंध का मिश्रण था, जैसे ये जमीन वर्षों से कोई रहस्य छुपाए बैठी हो। बगीचे के बीच एक टूटी फव्वारे की ओट में वो आकृति खड़ी थी, लंबी साड़ी, झुका सिर और कंधे पर ढका लाल कपड़ा। मेरी सांसें थम गई। ब्योमकेश ने आगे बढ़ते हुए कहा, आप छुप क्यों रही हैं? आपकी हर हरकत हमें उस सच के करीब ले जा रही है जिसे आप दबाए हुए थीं। अचानक आकृति ने सिर उठाया और हम देखकर सन्न रह गए। वो शोभना थीं, लेकिन अंदर वाले कमरे में तो वो हमारे साथ थीं। मेरे भीतर एक झटका उठा। कौन सी शोभना असली? हमने पीछे मुड़कर देखा। वो शोभना जो हमारे साथ थी अब कहीं नहीं दिख रही थी। आंगन की रात जैसे ठहर सी गई थी। ब्योमकेश आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, अब नकाब उतारिए। नीलकंठ मुखर्जी की बेटी, आपकी उम्र भले बदल गई हो, पहचान नहीं बदली। लाल कपड़ा सरक गया और उसके नीचे एक ऐसा चेहरा प्रकट हुआ जिसे वर्षों की घृणा और प्रतिशोध ने जकड़ लिया था। उसने धीमे स्वर में कहा, 30 साल पहले जो हुआ उसकी कीमत किसी न किसी को तो चुकानी ही थी। देवदत्त हतप्रभ खड़ा था, शब्द जैसे उसके भीतर जम गए थे। महिला ने आगे कहा, मेरे पिता की जमीन हड़पते समय तुम्हारे दादाजी ने सोचा नहीं कि एक अनाथ लड़की कैसे जिएगी। मैं भूख, अपमान और बेघरपन की राख से निकली हूं, और तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी, जिसे तुम शोभना कहते हो, वो सब जानती थी। मैं उसी के भरोसे यहां घुसी। मेरी रीढ़ में सेहरन दौड़ गई। तो असली शोभना कहाँ है? मैंने पूछा। महिला की मुस्कान धीमी, भयानक थी। असली शोभना इस हवेली में कभी आई ही नहीं। मैं ही शोभना हूं। देवदत्त वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें टूटने लगीं। ब्योमकेश ने कहा, तीनों मौतें तुमने भय, जहर और भ्रम के मिश्रण से की। तुम्हें दिल का दौरा नहीं चाहिए था, बस इतना कि डर शरीर पर हावी हो और फॉक्स ग्लव की मिलीजुली मात्रा उसे खामोश कर दे। महिला ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं उन कमरों में मोमबत्ती के दाग खुद बनाती थी ताकि तुम लोग भूत प्रेत की तरफ सोचो। डर इंसान की आत्मा को खोखला कर देता है और खोखली चीज टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ब्योमकेश आगे बढ़ा और उसकी आंखें ठंडी थीं। और आज रात
आज तुमने ये नाटक क्यों दोहराया? वो बोली, मैं देवदत्त को उसी भय में धकेलना चाहती थी जिसमें मेरे पिता मरे थे, विश्वासघात, धोखे और बेबसी की आग में। ब्योमकेश ने इशारा किया। पुलिस द्वार पर खड़ी थी। महिला ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, मानो उसके प्रतिशोध की आग बुझ गई हो। जैसे ही उसे ले जाया गया, हवेली पर छाया वो अजीब बोझ धीरे धीरे हवा में घुलता महसूस हुआ। पर मेरे भीतर एक कड़वाहट रह गई। कभी कभी न्याय की राह पर चलने वाला भी खलनायक बन जाता है, और कभी कभी खलनायक बनने वाला भी सिर्फ अपने घावों का बोझ ढोता है। ब्योमकेश ने धीमे स्वर में कहा, अजीत, हर पाप की जड़ सिर्फ अपराध नहीं होती। कई बार वो एक ऐसी पीड़ा होती है जो इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। लेकिन यह हवेली अब अपने अंधेरे अध्याय बंद कर चुकी है। हमने हवेली की ओर देखा। चांदनी अब शांत थी और मोमबत्ती की गंध हवा से गायब हो चुकी थी। रात के बीचों बीच खड़ी वो पुरानी इमारत लंबे समय बाद पहली बार स्थिर लग रही थी, जैसे 3 दशकों से दबा सच आखिरकार बाहर निकलकर अपने अंतिम ठौर जा चुका हो।